हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक व्हाट इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टाइप्स। ये एक बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए, और जीएनडीयू में आता ही आता है। ठीक है, सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होती क्या, हमने यहाँ से करना है। मीनिंग कहते हैं एक एस्टेब्लिशमेंट है जिसका क्या काम है कि उसने कमर्शियल बिजनेस को कैरी आउट करना है बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, एंड जो सेटिस्फाई करता है कंज्यूमर को। मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक संस्था कह लीजिए कि एक एस्टेब्लिशमेंट है जो क्या करती है, बिजनेस को कैरी आउट करती है। कमर्शियल बिजनेस मीन्स जहाँ पे, कमर्शियल मीन्स आपको पता नहीं कि जहाँ पे पैसा लेन देन होता है वहाँ पे कमर्शियल बिजनेस को करती है, जो कि गुड्स एंड कैसे करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके और कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करके। ठीक है, इसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये लॉ पर बेस्ड है, कोई ये इलीगल नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक्सचेंज होता है, प्रॉपर्टी राइट्स होती है, इनकॉर्पोरेशन होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो ये लीगली हो रहा है, एक्सचेंज भी हो रहा है तो लीगली हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स आ गई, कोई भी इस पर इलीगल चीज़ नहीं आती। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड है ना वो डिस्क्राइब करता है कि बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा है। बिजनेस तो हमने पढ़ लिया, बिजनेस क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक संस्था। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फुल वर्ड का मीनिंग होता है कि बिजनेस में क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वो स्ट्रक्चर बनाया गया कि वो अपनी जो गोल्स है उनको मीट करता है। ठीक है, बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला है कि हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशंस, कि हमने क्या काम करना है। उस हिसाब से अगर मान लो हमारा जो काम है वो छोटे बेसिस पे है, थोड़ा सा ही हमने प्रोड्यूस करना है, थोड़े से हमने काम करने हैं, तो ऑब्वियस है हम इतना कॉम्प्लिकेटेड कंपनी का स्ट्रक्चर थोड़ी अडॉप्ट करेंगे, हम तो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाएंगे। सो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आ गया स्केल ऑफ ऑपरेशंस। फर्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये है, अगर तो हमारा बिजनेस स्मॉल है तो हम सॉल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाएंगे, ऑपरेशंस उसके स्मॉल है। क्योंकि हम ज़्यादा अगर ऑपरेशंस हमने लार्ज स्केल पे ऑपरेशंस करने हैं, ज़्यादा हमारा काम है, तो फिर ही हम जो है वो कंपनी फॉर्म में जाएंगे, वरना हम सिंपल स्ट्रक्चर ही रखेंगे अपने बिजनेस का। नेक्स्ट आ गया रिस्क एंड लायबिलिटी। अलग अलग पॉइंट्स करने अलग अलग कर लीजिए, सेम करने हैं सेम कर लीजिए। रिस्क कहते हैं अगर तो इंडिविजुअल के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसको अपना जो लाइबिलिटी है वो कितनी रखनी है। अगर तो उसने अपनी लाइबिलिटी जो अनलिमिटेड रखनी है कि इन केस अगर उसके बिजनेस से उससे उधार ना चुकाया जा सके तो वो जो है उसके पर्सनल एसेट्स भी लाइबल होंगे। जहाँ वो चाहता है कि जितना उसने पैसा लगाया बस उतना ही रहे, तो उसकी जो वो लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। अगर वो लिमिटेड लाइबिलिटी चाहता है तो जहाँ तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाएगा, जहाँ फिर वो कंपनी के लिए जाएगा। अगर वो चाहता है कि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, कोई बात नहीं मैं रिस्क ले लूँगा, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ भी आएगा, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप की तरफ भी आ सकता है। जो मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी, ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। मोर ओवर जो अगर रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कितनी है इंडिविजुअल की, वो भी उसकी चॉइस को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट आ गया सीक्रेसी। सीक्रेसी मीन्स कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है ना उसमें सीक्रेट्स बने रहते हैं, क्योंकि कोई ये नहीं है उनके ऊपर लॉ की तरफ से लिमिट लगाई गई कि उन्होंने जो अपने रिपोर्ट्स पब्लिक को इशू करनी है, जब शो करवानी है, नो वो अपने पास रख सकते हैं। तो अगर तो उसको सीक्रेसी इंडिविजुअल को चाहिए अपने बिजनेस में तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाएगा। अगर वो चाहता है कि कोई बात नहीं सीक्रेसी ना भी रहे तो चलेगा, तो वो जो है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा सकता है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे बंदे इन्वॉल्व होते हैं और सीक्रेसी मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट आ गया नेचर ऑफ बिजनेस। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि नेचर बिजनेस का हमारे यहाँ क्या है वो डिसाइड करेगा। अगर तो हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अब कस्टमर्स के साथ, तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के साथ में जाएंगे। अगर हमारा बिजनेस ऐसा है कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट जो है कस्टमर्स के साथ नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस है हम होलसेलर, रिटेलर्स, ये मिडल मैन बीच में आएंगे। कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्ट्रक्चर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा होगा। कॉस्ट, प्रोसीजर, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ये सारा भी इम्पैक्ट डालती हैं इसके ऊपर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर होता है, डिफरेंट रूल्स उनको गवर्न करते हैं, डिफरेंट उनकी कॉस्ट पड़ती है। अगर कोई बंदा है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ज़्यादा प्रोसीजर पे खर्चा कर सके, कॉस्ट पे लगा सके, गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो उसको गवर्न करती हैं वो भी लिमिटेड है, उसको बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, तो ऑब्वियस है वो बंदा उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। टैक्स लायबिलिटी,
जो टैक्स अर्निंग्स भी हमें पे करना पड़ता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉस्ट एक तरफ से होती है। तो एक एंटरप्रेन्योर वो फॉर्म चूज़ करता है जिसमें उसको लोएस्ट टैक्स लायबिलिटी हो, सिर्फ थोड़ा टैक्स पे करना पड़े, ज़्यादा नहीं करना पड़े। जियोग्राफिकल मोबिलिटी, बिल्कुल ये भी फैक्टर है कि अगर आपने अपना बिजनेस खोला किस एरिया में, अगर आपने अपना बिजनेस उस एरिया में खोला है जहाँ पे लीगल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जो है अपना बिजनेस छोटा ही रखोगे, क्योंकि आपको पता है अगर हमने अपना बिजनेस बड़ा किया तो हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा करनी पड़ेंगी। कैपिटल, ये भी एक फैक्टर है, आपके पास कैपिटल है कितनी। अगर आपके पास थोड़ी कैपिटल है, थोड़े ही आपको काम करना है, थोड़ा ही आपका बिजनेस है, छोटा सा है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जाओगे, कंपनी के लिए नहीं जाओगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, ठीक है, मोर द कैपिटल यू विल फॉलो कंपनी, क्योंकि कंपनी में हमें पता है पैसा ज़्यादा लगता है। और अगर हमारे पास जो ये कैपिटल है यही बड़ी कम है, तो ऑब्वियस है हम जो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाएंगे, ठीक है, हम बड़ी की तरफ नहीं जाएंगे। अब ये सारे जो हमने पीछे फैक्टर्स पढ़े, अब ये इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो नीचे 5 टाइप्स दी हुई हैं, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशंस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इन सभी में से हमें कौन सी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, हमें कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना है अपने के बिजनेस में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फॉलो करना है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये जो पीछे फैक्टर्स पड़े, ये सारे हमें हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि क्या हमारे पास जो जो मटेरियल अवेलेबल है, क्या उनमें से हम कंपनी फॉर्म ऑफ चूज़ करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप करेंगे, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या चूज़ करना है हमने। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आपको इकट्ठा आए, हो सकता है आपको वो 2 पूछ लें कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं, और इनमें से कोई 2 एक्सप्लेन करो। अगर उन्होंने 2 एक्सप्लेन कर दिया, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया आपको, तो ऑब्वियस आप 2 पेज तो भरोगे नहीं। अगर सारा क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीज़ें, 2 टाइप्स ही पूछी जाती हैं, तो आप उनको थोड़ा लेंथी करके लिखेंगे। और मैंने लेंथी करके ही आपको समझाना है कि अगर आपको बाई चांस अकेला अकेला भी आ गए तो आप कर सको उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट, अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ कंपनी आती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी। कंपनी क्या है, एक वॉलेंट्री एसोसिएशन। अब एसोसिएशन होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। वॉलेंट्री मीन्स मर्जी से जो ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होते हैं, फॉर्म करते हैं कंपनी को, जिनका पर्पस क्या होता है, कुछ बिजनेस को कैरी आउट करना। ये वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टेब्लिश की गई थी फर्स्टली इन कंपनीज एक्ट 1956। फर्स्टली इसको जो है कौन सा एक्ट गवर्न करता था, कंपनीज एक्ट 1956। फिर बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई और नया एक्ट बना, कंपनीज एक्ट 2013। अब जितनी भी रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारी 2013 के अकॉर्डिंगली ही चलती हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, it provides that company means a company incorporated under this act or any previous company law। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वालों ने ये अगर अपने आंसर में लिख दी ना डेफिनेशन, तो ऑब्वियस है बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको और अच्छी चाहिए तो आप लॉर्ड लैंडले जस्टिस की डेफिनेशन लिख सकते हो, वो बड़ी लेंथी है, सो मैंने ये छोटी सी इजी सी लिख ली, क्योंकि इसमें कंपनी एक्ट भी आ गया, सेक्शन भी आ गया। मीन्स कि हमने जो एक्ट बना उसमें से जो ये है उठाई है डेफिनेशन, सेक्शन में से उठाई है, ठीक है। सो कंपनी क्या है, इसको क्या डिफाइन करती है ये सेक्शन की, कंपनी क्या है, कोई भी बिजनेस फॉर्म जो कंपनी में अपने आप को मानती है कि उसने उस कंपनी का स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है, वो कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जहाँ पिछला कोई भी कंपनी का एक्ट है, चाहे वो 1956 है, उनमें रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। फर्दर अगर हम कंपनी को भी क्लासीफाई करें तो इसको ना क्लासीफाई करना है, अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो कर लेना, वरना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। क्लासिफिकेशन, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, लायबिलिटी के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे आती हैं 3, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी।
लाइबिलिटी, कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी विद लिमिटेड शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इंटरेस्ट के बेसिस पे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। चार्टर्ड कंपनी वो होती है जो किसी पर्टिकुलर चार्टर के तहत जो है कंपनी फॉर्म में आती है। मींस जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो एक चार्टर रूप में आई थी। स्टैट्यूटरी कंपनी जो लीगल किसी एक्ट पास हो जाए, जैसे LIC है, एक अलग से उसका एक्ट है, अलग से वो लीगल है। रजिस्टर्ड कंपनी जैसे सारी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हैं वो रजिस्टर्ड कंपनीज। लाइबिलिटी की कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिखने में हम लिखते हैं बट रियल में नहीं होती, क्योंकि अगर कंपनी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी की होगी तो बाकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ये कैसे डिफरेंट हो सकती है। कंपनी विद लिमिटेड शेयर्स मीन्स कि जितने आपने शेयर्स कंपनी में लगाए हैं आप सिर्फ उतने के लिए लायबल हो। मान लो आपने एक कंपनी में 1000 शेयर्स खरीदे हैं, 1000 रुपये के शेयर्स। अब उसमें से आपने 500 ऑलरेडी पे कर दिया, 500 अभी आपने पे करना है, तो आपकी लायबिलिटी कितने के लिए? सिर्फ 500 के लिए। अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स के लिए आप लायबल, जो आपने पे कर दिया उसके लिए आप लायबल अभी नहीं हो। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, बिल्कुल कई यहाँ पे शेयर्स खरीद दिए तो शेयर्स की कई लोग क्या करते हैं कि वो गारंटी दे देते हैं कि हाँ हमारी आप कंपनी खोलो, अगर कोई भी इनकेस कंपनी को लॉस होता है तो 50,000 की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि 50,000 तक मैं भरपाई करूँगा। इंटरेस्ट तो आपको पता ही, प्राइवेट कंपनी जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना हो, मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए हमें इनको बनाने के लिए और मैक्सिमम 200 न्यू लिमिट के अकॉर्डिंग। पब्लिक कंपनी जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है, ठीक है, और 7 मेंबर्स इसको मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम लिमिट इसकी कोई नहीं है। स्मॉल कंपनी जिसकी टर्नओवर रेट बड़ा ही थोड़ा होता है, ठीक है, नियरली अबाउट इसका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से नीचे नीचे आएगा। 1% कंपनी जिसको OPC भी हम कहते हैं, जो एक सिंगल बंदा ही इसको कंपनी को फॉर्म कर लेता है। इसमें हमें मिनिमम 7 चाहिए थे, 2, इसमें सिर्फ एक बंदा होगा और कंपनी फॉर्म करने का। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 51% शेयर से ज़्यादा भी, कई बार जब 51% तो मिनिमम शेयर है वो गवर्नमेंट का होता है। इतना ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा समझा दिया, ये बहुत है। आगे जो है फीचर्स, कोई भी आप कंपनी ले लीजिए, क्लासिफिकेशन की हमने, कोई भी कंपनी ले लीजिए, लेकिन मेन जो उनके फीचर्स हैं ओवरऑल वो सेम रहेंगे। अगर ऐसे के डायग्राम्स आपके एग्जाम में मिल जाएं तो एग्जामिनर तो बीच में से पढ़ेगा ही नहीं मोस्टली, वो तो आपको ऐसे ही नंबर दे देगा, इंप्रेशन ही अच्छा पड़ता है। तो ऐसे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स ज़रूर अपने पेपर में बनाना। नेक्स्ट है वॉलेंट्री एसोसिएशंस। फीचर आ गया फर्स्ट, वॉलेंट्री एसोसिएशन है, बिल्कुल अपनी मर्जी से 2-4 बंदे इकट्ठे होते हैं जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं कंपनी को, क्योंकि ये अब हमने देखना है कि कंपनी बनानी कौन सी है। अगर उन्होंने प्राइवेट कंपनी बनानी है तो 2 बंदे इकट्ठे होंगे। ग्रुप ऑफ एसोसिएशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, वॉलेंट्री मीन्स अपनी मर्जी से, एट योर विल, अपनी मर्जी से 2-4 बंदे इकट्ठे आते हैं कि हमने एक बिजनेस करना है, चलो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। ये फीचर हो गया कंपनी का कि कंपनी में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो अपनी मर्जी से आए होते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कोई उनसे होती। मे सी और बी सूड, जो कंपनी है ना वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, जो कंपनी है वो एक लॉ ने क्रिएट की है। सो माना कि उसके बोन्स फ्लैश नहीं है बट लॉ ने क्रिएट की है, सो लॉ उसको एक अलग से मानता है कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है और ये अपने काम खुद करेगी, ठीक है, लीगल है और खुद ही अपने नाम पे, मेंबर्स के नाम पे नहीं, ऑनर इसका चाहे जो मर्जी हो, बट अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है। अगर ये अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर रही है तो ये स्यू भी हो सकती है। स्यू मीन्स कोर्ट केस भी कर सकती है किसी थर्ड पार्टी के ऊपर, और बी स्यूड मीन्स कोई कोर्ट केस इसके ऊपर भी हो सकता है। मेंबर्स इसके लिए लायबल नहीं होंगे अगर ये कोई कोर्ट केस करते हैं, ठीक है। इट कैन बी स्यू और बी स्यूड इन द नेम, इन इट्स ओन नेम इफ देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय कंपनी। अगर कंपनी ने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो खुद ही जिम्मेवार होगी। मैनेजमेंट, जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना वो रियल ऑनर्स होते हैं कंपनी के, बट वो लार्ज नंबर में होते हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले सकते बिजनेस के, इसीलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो उन्होंने इलेक्ट किए होते हैं, और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ना ये मैनेज करते हैं कंपनी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट इन कंपनी। ऑनर्स कोई और हैं, इलेक्ट किए कोई और बंदे, और मैनेज उसको कोई और बंदे करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स, ये तो कंपनी की टाइप, आगे फर्दर टाइप पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी है।
अगर तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम नंबर्स उसके लिए 7 और मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं। अगर तो वो प्राइवेट कंपनी है तो मैक्सिमम नंबर उसको, सॉरी ये पुरानी लिमिट है, अब न्यू वाली है 200 और मिनिमम 2 बंदे चाहिए। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये मेन इंपॉर्टेंट इसकी फीचर है, इसकी एडवांटेज भी यही है कंपनी की कि कंपनी में जो है हम शेयर्स अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रीली। कैपिटल ऑफ अ कंपनी जो है वो डिवाइड की जाती है छोटे छोटे पार्ट्स में जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं, और शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है कि कोई भी बंदा शेयर होल्डर जो है वो नेसेसरी नहीं है कि वो एक ही कंपनी के साथ परमानेंटली जुड़ा रहे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। अब स्यू कर लेती है, किसी भी को भी कंपनी कर सकती है, उसके पास है राइट, स्यूट भी हो सकती है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में भी खुद ही कंपनी एंटर करती है, अपने नाम पे करती है, किसी मेंबर के नाम पे नहीं करती अगर उसने बिजनेस का कंडक्ट चलाना हो। सो कंपनी इज़ नॉट अ ट्रस्टी फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। अ शेयर होल्डर कैन नॉट इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश्ड बाय हिज कंपनी। अगर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो शेयर होल्डर्स नहीं कहेंगे कि ये उसका कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट आ गई इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी। कहते हैं जो कंपनी है ना वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट अपने मेंबर्स से। मेंबर्स और कंपनी को हम सेम नहीं मानते। अगर मान लो कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि उसने 10,000 रुपये का लोन लेना है बैंक से, तो वो 10,000 का लोन कंपनी का, मेंबर्स का नहीं है। मेंबर्स अपना अलग लें अगर उन्हें पर्सनल लेना है तो, ठीक है। प्रॉपर्टी भी अलग होती है कंपनी का। शेयर होल्डर बीइंग एक अलग एंटिटी है कंपनी से, कंपनी को भी स्यू कर सकता है। अगर शेयर होल्डर को लग रहा है कि कंपनी हाँ मेरे साथ फ्रॉड कर रही है, मुझे डिविडेंड नहीं दे रही, तो शेयर होल्डर कंपनी से अलग होता है तो वो भी जो है कर सकता है कंपनी को स्यू। हाँ अगर अब कंपनी को लग रहा है कि शेयर होल्डर ने कोई फ्रॉड किया, मुझे पूरे पैसे नहीं दिए, तो कंपनी भी उसको स्यू कर सकती है। मीन्स कंपनी उसके मेंबर से अलग है, डिस्टिंक्ट है, इसकी डिस्टिंक्ट सेपरेट लीगल एंटिटी है। आर्टिफिशियल पर्सन एंड कॉमन सील, अलग अलग लिखना है, इन पॉइंट्स को अलग अलग लिख लीजिए, सेम लिखना है सेम लिख लीजिए, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन है, जो कंपनी है ना वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, मीन्स ज्यूरी के नाम में, कोर्ट के नाम में ये जो है कोर्ट के सामने ये अलग पर्सन है और कोई भी प्रोसेस नहीं करती, ये नेचुरल बीइंग का बॉडी प्रोसेस नहीं करती, पर फिर भी कोर्ट ने इसको जो है एक पर्सन माना है, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की तरह इसका नाम होता है, इसके डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स इसको कंट्रोल करते हैं ना, चलाते वही हैं, पर अलग इसकी एंटिटी है, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। देखिए जो ये सारे पॉइंट्स हैं ना एक दूसरे के साथ बड़े मेल खाते हैं, एक दूसरे जैसे ही हैं, तो अब थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कीजिए और एक नया पॉइंट तैयार। कॉमन सील, जैसे हमने कहा कि उसका एक अपना नाम होता है, जैसे हर इंसान का होता है, ये भी तो पर्सन ही है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कॉमन सील भी इसकी ज़रूरी है। कॉमन सील मीन्स इसका नाम है, बट पहले जो थी वो मैंडेटरी थी, बट 2015 में अमेंडमेंट्स हुई और कॉमन सील उन्होंने मैंडेटरी से वॉलेंट्री कर दी कि आपकी मर्ज़ी है करनी है करो, नहीं करनी तो रहने दो। रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन कहते हैं जो कंपनी है ना वो एग्जिस्टेंस में आती है तब जब वो कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में या कोई भी प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, तभी इसकी इनकॉर्पोरेशन मानी जाएगी। और इसकी इनकॉर्पोरेशन सबसे डिफ़िकल्ट होती है, सबसे फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं बाकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरेटिवली। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कोई बंदा मर रहा है, कोई जी रहा है, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ ने क्रिएट की है, सो इसको जो है वाइंड अप भी लॉ करेगा। अगर मान लो किसी बंदे की डेथ हो गई है शेयर होल्डर की, या किसी शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो गया, फिर भी इस कंपनी जो है चलती ही रहेगी अनअफेक्टिवली, ठीक है। कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है, कंपनी अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, या वो रिटायर ही हो जाए, तब भी कंपनी जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी। टर्मिनेट इसको लॉ ही करेगा। नेक्स्ट आ गया लिमिटेड लायबिलिटी। पहले ही हमने ये फीचर कर लिया कि जो कंपनी है ना उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है जितने एक्सटेंट तक अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। मैंने पहले एग्जांपल से समझाया था ना कि जो अगर 1000 शेयर्स आपने लिए, मैं फिर से बताती हूँ, अगर आपने 1000 रुपीज़ के शेयर्स खरीदे हैं और उनमें से आपने जो है 700, थोड़ी सी हम चेंज करते हैं क्योंकि वो 5 था, थोड़ा कन्फ्यूज, 700 आपने पे कर दिए हैं, बगैर कितने बच गए अभी पे करने वाले, 300, ये अभी अनपेड है,
और कंपनी में कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है जो आपको पे करना है, तो आप कितने के लिए लायबल हो? सिर्फ इन 300 रुपये के लिए लायबल हो। बाकी आपने ये 700 रुपये ऑलरेडी दे दिया, तो आप इसके लिए लायबल नहीं हो। अब इनमें से इनकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कंपनी की आ जाती हैं। ठीक है, इनमें से एडवांटेजेस देखें हम, तो पहली बात है कि हम इसमें शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है तो शेयर होल्डर्स को फ़ायदा कि उसके साथ कोई फ्रॉड ही नहीं होता। ठीक है, और लिमिटेड लाइबिलिटी है, बिल्कुल। 3 इसमें से हमने एडवांटेजेस कर ली। मीन्स एग्जाम में जो है अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आ भी जाए तो आप पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके फैक्टर्स को, और फिर बताएंगे कि इनमें से 2 जो है वो एक कंपनी है, जहाँ एक और कोई भी आपको अगर दी होगी। सो ये वीडियो पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसे फिर लेंथी क्वेश्चन है, सो इसीलिए ये बोरिंग ना हो। और अगर आपको इतना समझ आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में मैसेज कर सकते हो। आई विल मेक यू अवेलेबल दैट ऑल्सो। थैंक यू।